हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं रेगा मॉक टेस्ट नंबर 4 एयरफोर्स। चाहे आप एक्स वाई का भरोगे, चाहे वाई का मतलब आप अदर देन साइंस भरो, चाहे आप साइंस एंड अदर देन साइंस बोथ वाला भरो, ठीक है। तो आपके लिए ये रेगा का मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होगा और सच में बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अंदर जो मार्क्स आने वाले हैं, जो भी मार्क्स आएंगे ना, उससे 2 या 3 नंबर ना आप ऊपर नीचे ले सकते हो एग्जाम में, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि 10-10 नंबर का वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, नहीं, 2-3 नंबर आगे पीछे देख पाओगे रियल एग्जाम में भी। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज बताऊं, अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो या फिर एक्स एंड वाई की तैयारी कर रहे हो और वाई ग्रुप की प्रिपरेशन हमसे करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार वाई ग्रुप में हमने भर भर के रिजल्ट दिया था, तो जस्ट 600 रुपए में A to Z स्टडी ऐप के ऊपर आप वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा, 25 ओल्ड टेस्ट सीरीज और न्यू टेस्ट सीरीज भी बन रही है, वो भी आपको इस बैच के अंदर दी जाएगी। जितने हमारे ओल्ड पेड पीडीएफ्स थे वो भी इस बैच के अंदर मिलेगा, जो न्यू पीडीएफ बन रही है वो भी सब इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। कुल मिला के ना इस बैच को अगर अब देखा जाए, जोड़ा जाए, तो 1825 रुपए की वैल्यू वाली बैचेस आपको इसके अंदर मिल जा रही है। और इसके बाद अगर आप कोई बुक मैथ रीजनिंग के लिए ना भी खरीदो तो इतनी पीडीएफ हम दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि आपका वहां से काम चल जाता है, ठीक है। और सच में हम दिलासा नहीं बल्कि सिलेक्शन देने का काम करते हैं। तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। डाउनलोड करके इस बैच को आप ज्वाइन करो। और आपको कुछ भी समझ में ना आए किस तरीके से ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787, ठीक है। और ओल्ड पीडीएफ बाई करना है तो भी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाकी नई पीडीएफ अभी बन रही है, ओल्ड पीडीएफ 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी, जो भी वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या चीज है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या। देखो आप इस मॉक को लगाओगे ना, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि पेड बैचेस लेने का क्या फायदा होता है। पेड बैचेस लेने का फायदा क्या, जो भी मैं मैथ के क्वेश्चंस बनाऊंगा आपको लगेगा ना कि जैसे आप बनाते थे वो चीजें एग्जाम के लिए लेंदी हो रही है, और यहाँ पे जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो चीजें फटाक से बन जानी है एग्जाम में। तो ये सभी चीजें आपको वैसे तो मैंने यूट्यूब पे पहले पढ़ा रखा है सब कुछ, ठीक है, बट आपको ढूंढना पड़ता है तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो पेड बैचेज में वो सभी चीजें फ्री में मिल जाती है, ठीक है। मतलब पेड बैचेज में फ्री नहीं मिल जाती है, एक जगह मिल जाती है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CH4N2O, ये चीजें आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाब्लो पिकासो एक फेमस इंसान थे, अब आप बताओगे, मैंने पहले पढ़ाया था, वो किस चीज के लिए फेमस थे, किस चीज के लिए फेमस इंसान थे, ये चीज आप बताओगे। पेंटिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, या फिर किस चीज के लिए पाब्लो पिकासो फेमस थे। वो थे कहाँ के, तो स्पेन के थे। ये सवाल पूछा जा सकता है, नो डाउट। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस के साथ जो युद्ध किया था, वो उस पोरस को किस युद्ध में हराया था। तो मतलब वो जो युद्ध का नाम था उसको किस युद्ध से जाना गया, हाइडेस्पेस, ठीक है। ये जो युद्ध है ना, हाइडेस्पेस युद्ध, जैसे आपने बहुत सारा युद्ध का नाम सुना होगा, कलिंग का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, ऐसे करके एक हाइडेस्पेस युद्ध था जो कि 326 ईसा पूर्व में BC में लड़ा गया था। किसके किसके बीच, सिकंदर और पोरस के बीच में, ठीक है। तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी के तट पर, देखो बहुत सारा ऐसा सवाल है जो कि पूछ लेता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। तो वैसे ही गोमती नदी भी जो है ना वो किस शहर के किनारे है, या फिर गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो लखनऊ है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा। सार्क का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो सार्क का फुल फॉर्म पूछेगा तो कहोगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहाँ पे है, ऑप्शन देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, तो आराम आराम से पढ़ना, A नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे होगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, चिल्ली की मुद्रा क्या क्या नाम है। चिल्ली की जो पीसो है, ठीक है, याद रखना। आप सब चीजें पढ़ाई गई है पेड में भी और यूट्यूब पे भी, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पढ़ाया है मैंने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, मनिक साहा जी, ओके। अभी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उधर की बढ़िया सा नॉलेज लेके जाना। मणिपुर में बहुत खतरनाक खतरनाक हादसा हो रहा है, तो उधर से सवाल बनने के 100% चांसेस है, बिल्कुल भी है, ठीक है। जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स होते हैं उधर से। अब एक रीजनिंग का सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में 134 को गुड एंड टेस्टी के नाम से जाना जाता है, 478 को सी गुड पिक्चर्स के नाम से जाना जाता है, 729 को पिक्चर्स एंड फेंट के नाम, पिक्चर्स आर फेंट के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी के लिए बताओ होगा। तो पहली बात ये सी के लिए पूछ रहा है, तो देखो सी कहाँ पे है,
तो सी देखो यहाँ पे है। तो इसके अलावा गुड पिक्चर्स को हटाना होगा, तो गुड ऊपर में है, तो गुड में क्या है 1 3 4 और नीचे में भी 4, तो 4 4 काट दो बिकॉज वो गुड के लिए है। फिर पिक्चर्स को हटाना होगा, तो पिक्चर्स देखो नीचे में है, तो नीचे में देखो 7 है और ये 4 के साथ 7 है, तो 7 7 हटा दो वो पिक्चर्स के लिए, तो बचा क्या इसके अंदर 8, तो सी के लिए क्या बच जाएगा 8। आ गया बात समझ में? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है 8। ठीक है, सी का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हरि भाई नाम का एक इंसान, हरि ने पूर्व की ओर 17 किलोमीटर की यात्रा की, वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा एंड 17 किलोमीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब पहले वो ईस्ट की साइड में देख रहा है, यहाँ से देख रहा है ईस्ट में, ठीक है, और गया 17 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा। जब भी हम ईस्ट में जाते हैं तो मेरा लेफ्ट की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और वो 15 किलोमीटर जा रहा होता है भाई। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और 17 जाएंगे, तो 17 फिर जाके पैरेलल आ जाएंगे, बिल्कुल भी इस वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर पहुंच जाएंगे 17 किलोमीटर। तो ए से गया बी को गया, ठीक है, ए से गया बी तक गया, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा इधर वाले के बराबर होगा, ए बी की वैल्यू 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कहोगे सर आपके सवाल का मैक्सिमम का आंसर सी आ रहा है, क्या एग्जाम में भी सी मार देंगे? जरूरी नहीं भैया, वो तो क्वेश्चन सेट करने वाले कि जब हम लोग सेट कर रहे थे तो हमारे मूड में सी पे हमको प्यार आ गया था, तो हमने सी को आंसर कर दिया बहुत सारा। हो सकता है उन एग्जामिनर को बी पे या फिर डी पे प्यार आ जाए, किसी पे आ जाए, तो ये सभी तुक्का मारने वाला काम नहीं कि एग्जाम में ना बी या सी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ए डी भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करा करो, तुक्का नहीं। आगे कह रहे हैं 7 14 23 34 47 62 या फिर बात, तो अगला क्या हो जाएगा? देखो 7 के साथ क्या किया आपने, कहोगे सर 7 जो है ना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 23 आएगा? कहोगे अरे सर ये तो नहीं आएगा। क्या करना हमको, 7 में 7 अगर ऐड कर दें, 7 ऐड कर दें तो 14 आ जाएगा। फिर 14 में कितना ऐड किया गया, +9 किया गया है। फिर देखो 23 में क्या किया गया, +11 किया गया। तो ये सभी फिर ऐसे क्या किया गया आगे, +13 फिर +15। तो भाई बता मेरे को 7 9 11 13 15 क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो अगला विषम संख्या क्या होता है 17, तो इसमें +17 कर दो, 62 में 17 कर दो, 79 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया बात समझ में? ठीक है। फिर देखो एक और आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए सवाल आ गया, बोटनी का मतलब अगर प्लांट्स है तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। कहोगे पहली बात तो मास्टर सुनो, बोटनी का मतलब प्लांट्स नहीं होता है, और एंटोमोलॉजी का मतलब जो होता है वो नहीं हो सकता ऑप्शन में। बोटनी जो है ना वो एक पढ़ाई है जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है मास्टर, तो ढंग से बोला करो आप, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा है ना, बट कोई इशू नहीं है, चलो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो एंटोमोलॉजी को क्या कहेंगे? देखो पहली बात, जैसे हम लोग बोटनी के अंदर प्लांट्स का पढ़ाई करते हैं ना, उसी तरीके से एंटोमोलॉजी के अंदर कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स कहाँ पे भाई? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि इस सवाल को बिना पेन उठाए बना लेना, मेरे हिसाब से पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। अगर 8 + 8 को 72 कर देते हैं, 5 + 5 को 30 कर देते हैं, 7 + 7 को 56 कर देंगे, तो 6 + 6 को क्या करेंगे? देखो पता है, एक बार मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैं 8 + 12 ना, सॉरी 8 + 12 नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ 8 + 12 ही था। 8 + 12 में बार बार मतलब ऐसा क्वेश्चन, मतलब जब कैलकुलेशन कर रहा था ना एग्जाम में, तो बार बार इसकी वैल्यू में 4 रख रहा था। 8 + 12 4। अब फिर सवाल बना रहा हूँ 8 + 12 4। माइंड में तो बैठा हुआ कि 8 और 4 12 होता है, तो हम लोग 8 12 4 कर रहे थे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का जो होता है ना, एग्जाम में एक चीज समझना, अगर ऐसे सवाल आते हैं, ये तो खैर इजी है, एग्जाम में कुछ ऐसा डिफिकल्ट सवाल है जो कि आपके माइंड में एट द टाइम स्ट्राइक नहीं कर रहा, आपसे नहीं हो पा रहा है उस टाइम, तो छेड़ने की जरूरत नहीं है कि सवाल को चुपचाप स्किप करके ना आगे बढ़ो, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ो, या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके उसको आगे बढ़ो। क्योंकि अगर जो गलती आप एक बार कर रहे हो वही गलती बार बार दोहराओगे। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें 8 + 8 की वैल्यू 72 है, तो कैसे कर रहे हो? करोगे सर आप बताओ सर, सनक गए हो कि 8 + 8 कभी 72 नहीं हो सकता। अरे भैया रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। अगर 8 में अगर इसको 1 जोड़ के, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मान ले,
और 8 से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 इंटू 8 कितना होगा, 72 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। मतलब इस प्लस को ना क्या मानना है आपको, मल्टीप्लाई है, और 8 में एक ज्यादा मानना है, तो 8 9 72। उसी तरह से 5 + 5 को जो 30 बना रखा है, तो 5 में अगर हम एक जोड़ के प्लस को मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू करें तो 6 × 5 क्या होगा, 30 होगा। ओके हाँ मास्टर बात तो सही कहते हो। तो 7 में अगर एक जोड़ के या फिर हम मल्टीप्लाई कर दे 7 में, तो 8 × 7 क्या होगा, 56 होगा। कहोगे बहुत बढ़िया। तो उसी तरीके से 6 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे ठीक है चलो ऑप्शन बी आ गया, बहुत अच्छा बता दिया आपने। ठीक है, अगर आपके माइंड में नहीं चल रहा है तो बड़ी फिर शुक्रगुजार नहीं हो यार आप लोग। ठीक है चलो आगे देखते। 13 नंबर सवाल, ये वेन डायग्राम का कह रहा है आपसे कि महिलाओं, माताओं और इंजीनियरों में सबसे अच्छा संबंध कौन दर्शाता है, विमेन, मदर एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये जिंदगी में एक बात याद रखना, जितनी भी इंजीनियर है ना, ठीक है मान लेते हैं कि लड़कियां भी इंजीनियरिंग कर रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़के इंजीनियर नहीं है, लड़के भी इंजीनियर है, मतलब लड़के भी इंजीनियर है और लड़कियां भी इंजीनियर होती हैं। तो पूरे के पूरे इंजीनियर में महिलाओं को रख देना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती हो सकता है। तो ऐसा अगर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आप बी और डी को चुन लेते हो तो बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सी को चुनते हो, मतलब जो इंजीनियर है वो माता हो ही नहीं सकती है। अरे ये कैसे हो सकता है, आप कहोगे ठीक है चलो मान भी लेते हैं, ठीक है आपकी दुनिया में ऐसा चलता होगा कि हम माताओं को इंजीनियर नहीं बनने देंगे। तो भैया जो माताएं हैं वे विमेंस तो होती हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि माता और औरत अलग अलग है, जो जितनी भी माताएं हैं वो सभी औरतें होंगी। तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है, किसी भी जिंदगी में नहीं होगा। तो बचा क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी विमेन हैं वो एग्जैक्टली वो माता ही होंगी, क्योंकि सारी माताएं महिलाएं हैं। ठीक है, लेकिन सारी महिलाएं माताएं नहीं है, कुछ महिलाएं लड़कियां भी होती है। इसलिए मदर्स को आधा आधा हो सकती हैं या फिर कुछ हो सकती हैं, और कुछ इंजीनियर्स माता भी हो सकते हैं और कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं और कुछ लड़के भी। ठीक है, तो ये इंजीनियर का हो गया, कुछ औरतें हो गई, कुछ महिलाएं होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, और इधर बाहर वाले सब लड़के वड़के हो गए। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। तो वेन डायग्राम बनाते समय दिमाग का ना बत्ती थोड़ा सा चालू कर लेना आप लोग। 14 नंबर सवाल देखो, गोपी की ओर इशारा करते हुए नलिनी ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूँ। ठीक है, नलिनी गोपी से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई देखो गोपी के बारे में कह रही है नलिनी। ठीक है, गोपी जी इसके दादा के, मतलब इसके एक पिताजी होंगे जिंदगी में, और उसके पिताजी के सिंगल पीस में एक पिताजी होंगे। ठीक है, मतलब जो कि नलिनी गोपी के दादाजी हो जाएंगे। आप कह रहे हैं मैं उसके दादा के इकलौते बेटे, अब उसके दादा के ग्रैंडफादर, जीएफ का मतलब ग्रैंडफादर। ठीक है, कुछ और मतलब ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, मतलब गोपी के पिताजी हो गए ना। अगर मेरे दादा के कोई इकलौते बेटे होते तो बस वैसे वो क्या हो जाते, मेरे फादर हो जाते, मेरे चाचा पचा नहीं होते, क्योंकि मेरे दादा के तो इकलौते बेटे अगर होते तो वो मेरे ही फादर हो जाते। और कह रही है कि इकलौते बेटे की बेटी हूँ। अब ये नलिनी भी उनकी इकलौते बेटी की बेटी है, नलिनी, तो मतलब वो गोपी की बहन हो गई। तो बहन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, चलो 15 नंबर देखो, कंट्रोवर्सी। एक वर्ड है कंट्रोवर्सी जो अक्सर यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो सीन है इनको यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, वो ऑप्शन से बताओ। रिवर, स्टोरी, अदर, योर्स, कौन सा बनाते हैं हम लोग। तो समझ में आ रहा है देखो, रिवर RIVER, कंट्रोवर्सी के अंदर 2 बार तो है RR। ठीक है, एक बार और हो जाता तो RRR बन जाता। ठीक है, बट यहाँ पे 2 बार है, मान लेते हैं। आई नहीं है, ठीक है, कंट्रोवर्सी में आई नहीं तो रिवर नहीं बनेगा। स्टोरी है क्या, देखो भैया S है, T है, O है, R भी और Y भी है, तो स्टोरी ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बिल्कुल भी सही है। 15 का बी। आगे देखते हैं। 16 कह रहा है एक घड़ी की घंटे की सुई ना 12 PM से 4 PM। ओके जनाब, एक्चुअली 12 अगर यहाँ बजेगा तो 4 यहाँ बजेगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये कितना डिग्री का होगा। पहली बात तो ये सुनो, मान लो एक घड़ी है, इसमें हम 12 बजा रहे हैं, 1 बजा रहे हैं, 2 बजाते हैं, 3 बजाते हैं, 4 बजाते हैं। तो ये देखो, अगर कोई भी घड़ी का सुई
एक राउंड पूरा मार देगा तो कितना घंटा होगा, 12 घंटा हो जाएगा। एक बार पूरा घूम जाए तो कहोगे 24 घंटा, तो मुंह पे बचेगा थप्पड़, क्योंकि एक राउंड में वो 12 घंटा ही होता है। दूसरा राउंड फिर से मारेगा तो तब 24 घंटा होता है। ठीक है, तो एक राउंड में 12 घंटे होते हैं और एक राउंड में टोटल वो बना लेते हैं 360 डिग्री। तो भैया ये बता, एक घंटे में कितना डिग्री बनाएगा? जब 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आवर में बन जाएगा, क्या बोलते हैं, मिल जाएगा ना वैल्यू। तो एक घंटे में 30 डिग्री। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 12 से 1 बजे तक जाएगा तो 30 डिग्री, 1 से 2 पे जाएगा तो और 30 डिग्री, 2 से 3 पे जाएगा तो और 30 डिग्री, 3 से 4 पे जाएगा तो और 30 डिग्री, 30 30 30 30 4 बार जोड़ोगे तो 120 डिग्री। तो उतना ना करके बस सिंपल जानो कि एक घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 12 PM से 4 PM के बीच में 4 घंटा हो रहा है भाई साहब। तो एक घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री। तो हो गया जिंदगी में थोड़ा सा उथल पथल, तो ऑप्शन बी आंसर सही कर दो। ठीक है, चलो 17 करो। गेम को लिखते हैं FHZBLNDF। तो स्काई को क्या लिख लेंगे हम लोग, क्लियर? तो देखो भाई साहब जी, तो जी से पहले क्या होता है F, यहाँ पे लिखें दो मेरे को, GAMBME, FH, फिर क्या ZBLNDF। जी से पहले वाला F, जी के बाद वाला H, ए से पहले Z और ए के बाद B, M से पहले L और M के बाद N, E के पहले D और E के बाद A। सॉरी क्या कहते हैं, मतलब एक पहले और एक बाद वाला लिखना है, बस यही करना है भाई। S के पहले क्या आता है R और S के बाद क्या आता है T, K के पहले क्या आता है J और K के बाद क्या आता है L, Y के पहले क्या आता है X और Y के बाद Z। तो RTJLXZ कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे देखो, कह रहा है 14 छात्रों के औसत अंक की गणना ना 71 हुई। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, अच्छा चलो रुको पहले 14 × 71 करते हैं, फिर उसमें से बोलेगा ना कि बाद में यह पाया गया कि छात्र के अंक 56 के बजाय ना 42 के रूप में और 32 के बजाय 74 के रूप में दर्ज किए गए। तो सही औसत क्या है? कुछ लोग ऐसे करेंगे, इसको हम लोग 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 56 के बजाय, तो 56 को लेना था और उसके क्या कहते हैं जगह पर गलती से 42 ले दिया गया, तो 42 को माइनस कर दो। फिर कहोगे ना इसमें 32 की बजाय का है ना, तो 32 को ऐड करो और 74 को घटा लो, और फिर ना 14 लोग हैं इनको करो। तो भैया इतना मल्टीप्लाई करने के लिए जिंदगी में आपके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, हर कोई आज बिजी है आज के टाइम पे, तो फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन काहे का। सिंपली ये वाला काम करो कि मतलब हमको 56 के बजाय 42 ले लिया गया, 32 के बजाय 74 ले लिया गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिला मेरे को? यहाँ पे मिल गया 12। यहाँ पे क्या वैल्यू मिला? तो 74 में से अगर 32 घटाएंगे तो जो वैल्यू हो जाएगा वही वैल्यू मिलेगा, तो 42 होगा। बट ऊपर में थोड़ा सा हमने गलती किया, यहाँ पे 12 नहीं 14 लिखना था। ठीक है, अब ये हो जाएगा -42। अब कुल मिला के इनका जो जोड़ने पे क्या वैल्यू मिलेगा? कहोगे सर जोड़ने पे ना 14 या 28, 14 दूनी 28, 14 या 42, मतलब यहाँ पे वैल्यू -28 मिला। तो मेरे को ये बताओ 71 इनका एवरेज था, इसमें से कितना घटाएंगे? क्योंकि वैल्यू ये मिला ना माइनस में, तो ये 28 और इसका एवरेज निकालो 2। ठीक है, 2 मतलब क्या कहते हैं 14 डिजिट है ना, 14 छात्रों के। तो जो गलत वैल्यू में से सही वैल्यू हमने निकाला तो -28 मिला, तो 14 को डायरेक्टली घटा लो, मिल जाएगा 2। तो 71 में से 2 घटा लो 69। अब ये चीज़ें उनको समझ में आ रहा होगा जो या तो हमारे यूट्यूब से पहले पूरा पढ़ चुके होंगे या फिर रिसेंटली हमारे पेड बैचेस में पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अदरवाइज जो मैंने पहले जिस फॉर्मेट में लिखा था उसी फॉर्मेट में बैठ के बनाते रहना, ना नहीं याद आते रहेगी एग्जाम में, बड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल। अब देखो ए और बी, किसी एक वस्तु को 25% के ए बी को एक वस्तु, मतलब क्या, देखो ए नाम का एक इंसान है, वो बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे, बी इसको सी को बेच देता है 20% के प्रॉफिट पे। अब सी भी किसी से कम नहीं है, हम बनिया थोड़ी हैं, हम भी डी को बेचेंगे 10% के प्रॉफिट पे। बहुत बढ़िया। और डी भैया इसके लिए पे कर देते हैं 330 रुपया। तो ए ने कितना पे किया, या फिर ए की लागत मूल्य क्या थी, तो ए को ए रहन दो। अब ए ने 25% के प्रॉफिट पे बेचा, बी ने 20% की प्रॉफिट पे बेचा, सी ने 10% की प्रॉफिट को, तो फाइनली इसका वैल्यू हो गया 330। तो इससे डिवाइड मारोगे 3 टाइम में कट जाना।
ठीक है, ये 1 0 कट जाएगा, और ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 25 से 5 बार में, और ये 25 से 4 बार में। तो ये 4 4 तो ऐसे ही कट जाना है, और ये 5 2 जा इतना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 बराबर 200 रुपीज। है क्या ऑप्शन में? जी सर, जिंदगी आसान हो गई, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। आगे देखो, 20 नंबर है, पिंकू रिंकू और टिंकू। बड़ा खतरनाक नाम है भाई, पिंकू रिंकू और टिंकू। ये आपस में 4200 रुपए की राशि को ना 4200 रुपए की राशि को ना क्रमशः 7 8 6 के रेशियो में बांटना चाहते हैं। इनमें प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ देते तो उनकी राशि का क्या हो जाएगा। अब राशि आएगी बाद में, पहले पिंकू रिंकू टिंकू का जो वैल्यू हो वो निकालो। तो पिंकू देखो, ये टोटल क्या है, पिंकू का वैल्यू क्या होगा, 7 बटा में 7 8 6 को जोड़ दो तो 21 हो जाएगा। टोटल वैल्यू क्या है, 4200, 212, मतलब पिंकू को 1400 मिला, और एक कौन है दूसरा, रिंकू को क्या मिलेगा, 6 बटा 8 बटा में 21 इंटू 200, 21 को मारो गोली, अब 200 बाद में कटेगा 1600। और एक और कौन इंसान है, टिंकू, टिंकू का है 6 इंटू 200, मतलब इसको मिला 1200। अब सब में 200 जोड़े दो, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, 1600। ये हो जाएगा, रेशियो निकालो 1600 के साथ। तो मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, इधर बड़ा गंदा तरीके से लिख रहा हूँ। एक का हो गया 1600, एक का हो गया 1800, एक का हो गया 1400। तो 0000 सबके कटत जाएंगे, तो 16 18 14, फिर 2 से 8 बार में, 9 बार में, 7 बार में, 8 9 7 है क्या, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूरा काम को नहीं पूरा कर रहे हैं भाई, वो किसी काम का 1/3 हिस्सा को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। इस काम को 16 पुरुष, मतलब इस काम को, मतलब वो एक काम को 16 पुरुष कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। देखो 12 में 8 दिन में उस काम को, वर्क को नीचे लिखते हैं, 1/3 हिस्सा पूरा कर रहे हैं। तो 16 आदमी x डेज में होल टास्क को, मतलब एक काम को पूरा करेगा। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 16 इंटू 8, ये हो जाएगा 16, 8 से 2 बार में कटेगा, और ये 6 बार में कट जाएगा। x बराबर 18 डेज में, ये डेज है क्या, हाँ डेज के बारे में पूछा है, 18 डेज में पूरा कर सकते हैं, है ऑप्शन नंबर सी में। 22 नंबर देखो, एक संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या 1225 है, इनमें से 40% का अलग अलग संस्थानों पर तबादला हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हो गया, पहली बात तो ये 1225 में से ना 40% निकाल दो, आंसर। ठीक है, ये 0 0 कट गया, ये 2 दूनी 4, ये 2 5 10, ये 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 6 20, 5 6 25, अब मल्टीप्लाई कर दो आप कितना, इन दोनों को 245, तो ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 490 आपकी जिंदगी के लिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 7 सेंटीमीटर का अंतर है, बहुत खूब, और आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। देखो आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है, बहुत खूब। तो आयत का ना ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस 7 है, परिमाप कह रहा है 50 है, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 50, तो एल प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 25, और वहीं पे एल माइनस बी की वैल्यू 7 दे रखा है, तो जोड़ दो, प्लस माइनस कट के 2l बराबर हो जाएगा 7 5 12 3 34, एल बराबर हो गया आपका 17। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 32 हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, कभी कभार 2 ज़्यादा लिख देता हूँ, 2 कम लिख देता हूँ। तो ये जो सीन है ये लंबाई का हो गया, कहीं से चौड़ाई निकाल लो आप सिंपल, कि वो 7 का डिफरेंस है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 16 में से 7 घटा लो 9। तो इनका पूछा क्या एरिया, तो एरिया होता है एल इंटू बी, तो 16 इंटू 9, 144 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, और डी को हमने ढक लिया था क्योंकि आपने मुंह दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, 24 नंबर देखो, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 16 मिनट में पूरा कर लेता है। तो कुल डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है।
अब भाई बोलोगे स्पीड मास्टर ये देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दो दो स्पीड है, तो हम करें तो क्या करें भाई। देखो जब दो बराबर भागों में बांट के चल रहा है, दो स्पीड है, तो सिंपल सा है कि एवरेज स्पीड यहाँ पे रख दो डिस्टेंस के बाद। तो एवरेज स्पीड जब दो बराबर भागों में बटे तो क्या करते हैं, 2 इंटू स्पीड 1 18, स्पीड 2 20 और स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, और टाइम है 1 घंटा 16 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और ये 16 मिनट मिलके 76 मिनट, और घंटा में बदलने के लिए 60 रख दो इसको। तो 2 इंटू 18 इंटू 20 बटा में 38 इंटू 76/6, 2 बार में कट जाएगा, ये 20 से 3 बार में कटेगा और ये 6 बार में कट जाएगा। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ओवरऑल उनकी पूरी मिला के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 देखो, एक पतंग की धागे की लंबाई 120 मीटर है। ओके, बहुत खूब। पतंग जब भी उड़ता है ना ऐसे आसमान में, तो ये तिरछा उड़ता है, तो इसकी धागे की लंबाई 120 मीटर है। ये जमीन के साथ एंगल बनाता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो पतंग की ना धरती के साथ ये जो हाइट है ना, एकदम सीधे सीधे कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। तो पहली बात, एबीसी ट्रायंगल अगर बनता है तो आपका ये हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, सॉरी कर्ण कह लो, ठीक है, कर्ण विकर्ण कुछ अलग नहीं है ये, और लंब दिया पूछ रहा आपसे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, h/t परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटा में, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ही मेरा चलता है कभी कभार, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, t/h होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। चलो अब साइन 45 की वैल्यू रख लो, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, डायरेक्टली यहाँ पे रखते हैं। p की वैल्यू कितना परपेंडिकुलर का पता नहीं, हाइट है, और h की वैल्यू 120 है, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 120/√2, परिमेयकरण करोगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 120/√2 बटा में 2, ये 6 बार में 60 बार में कट जाना है, तो 60/√2, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो एक बेसिक सा सवाल था, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं, ठीक है ना। चलो हाइट एंड डिस्टेंस, आई कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपका नॉन वर्बल है। देखो ये अगर ऐसे बना देते तो इसको कैसे बनाएंगे, पहली बात तो ये देखो, ये करके दिखाऊं, ये 4 साइड वाला फोटो है, 4 बराबर भागों में या फिर 4 भागों में बांट दिया गया। ये 5 साइड वाला फोटो है, तो किस ऑप्शन में 5 भाग में बांटा गया इसको, इसमें 5 से ज्यादा भाग है, इसमें 5 से ज्यादा है, इसमें भी 5 से ज्यादा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी। देखो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन कह रहा है, अगर इस वाले बी को ना नीचे कर दो और उसका साइड मिरर लगा दो, साइड मिरर करके ऊपर का चीज नीचे कर दो, पहली बात तो ये, तो इसका भी साइड मिरर करेंगे ना तो कुछ इधर से बन जाएगा, और ऊपर की चीजें नीचे करोगे तो ऊपर में बड़ा वाला है तो नीचे छोटा वाला है, तो ऊपर में छोटा वाला बनेगा और नीचे बड़ा वाला, तो हो सकता है ए बने, हो सकता है सी बने, और हो सकता है डी बने। और देखो नीचे में जो ये भी था ना, जो बाहर की तरफ था वो अंदर आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो नीचे में टी है वो टी ऊपर की साइड जाएगा और क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ऐसे करके डी बनेगा, करेक्ट आंसर डी है। 28 नंबर में देखो क्या है, अगर इसको अगर ऐसे करें, वीडियो को रोक के देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ऊपर के ना चारों तरफ कोने की एक एक मुंडी हटा दो उसका, तो ऊपर का एक एक सर्कल हटा दो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर है, सिंपल सा सवाल था। 29 नंबर देखो क्या किया गया है, इसमें तो कह रहा है बताओ शेष भिन्न है, मतलब चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब सबसे अलग फिगर कौन सा है। इसके बाहर में देखो 5 साइड वाला फिगर है, अंदर में 4 साइड वाला, उसके अंदर में 6 साइड, इसके बाहर 5 फिर 4 एंड फिर 3, इसके बाहर 3 4 एंड 5, इसके बाहर देखो 6 5 एंड 4, इसके बाहर 4 5 6। देखो ये पहले 5 4 3, मतलब या तो घटते क्रम में 3 4 5 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट ए का देखो ना 5 4 6, ये खिचड़ी कर दिया है, ना तो असेंडिंग में ना तो डिसेंडिंग में। करेक्ट आंसर क्या है, ना तो बढ़ते क्रम में ना तो घटते क्रम में। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग मारेंगे सटा के ए, ले भैया आंसर दे, तो नहीं, ऐसा गलत है। देखो पहली बात तो ये वाला लाइन ना कॉर्नर में नहीं जाना चाहिए, कोई भी देखो कोई भी कॉर्नर में इधर नहीं जा रहा है, कोने में नहीं गया, तो पहली बात ए खत्म। तो फिर बोलोगे ना कि बी, अरे बी में भी तो वही काम है, खत्म, तो बोलोगे तब तो सी पक्का हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ई वाला जो है ना,
ई वाला देखो कॉर्नर में नहीं गया, यहाँ पे देखो कोने से कोई भी नहीं निकला, पीछे में देखो ऐसे अटका देना है उसको, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताओ आपने कितना स्कोर किया। और जाने से पहले आपको याद दिला देना पसंद करूंगा कि वाई ग्रुप की कंप्लीट कोर्सेज ए टू जेड स्टडी ऐप पे बेस्ट कोर्सेज गारंटेड ले लो। अगर बढ़िया से पढ़ लोगे तो आपका रिजल्ट किसी से नहीं रुकने वाला, आराम से रिजल्ट दोगे आप दबा के, ठीक है, अच्छे स्कोर के साथ। तो जाओ अभी देर मत करो, ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाई करो। और सिर्फ पीडीएफ अगर पुरानी वाली खरीदी तो 50% डिस्काउंट पे व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना।